गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 14 में आ रहे हैं और आज हम बात करेंगे दो टॉपिक का। आज हम दो टॉपिक का बात करने वाले हैं। एक बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस जान लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल जान लेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या क्या होता है, इन सारे बातों का चर्चा आज हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू पोटेंशियल डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या क्या। हमारा पहला टॉपिक होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पहला। दूसरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये फर्स्ट टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। थर्ड टॉपिक होगा हमारा टॉर्क ड्यू टू द डाइपोल। और लास्ट टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। ये हमारा टॉपिक होगा जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। इसके बाद एक चीज और बाकी रह जाएगा, ये टॉपिक समाप्त होने का एकदम पोजीशन आ रहा है, एकदम एंड कर रहा है। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक बच जाएगा, ठीक है, वो बचेगा आपका सेमीकंडक्टर। केवल थ्रू आउट पढ़ेंगे, ठीक है, केवल थ्रू आउट पढ़ेंगे, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंडीशन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये हमारा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला टॉपिक हमारा है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इतना सारा कंप्लीट करने के बाद ही हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इतना टॉपिक समाप्त करने के बाद जब एंड कर जाएगा ये टॉपिक, उसके बाद हम 3-4 क्लास न्यूमेरिकल का लेंगे, उसके बाद हमारा ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो इसको बिठाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम देखिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द लोकस ऑफ अ पॉइंट, the locus of a point having same potential। क्या? the locus of a point charge या locus of any charge having same potential, ठीक है। equipotensial surface, the locus of a surface having same potential is called equipotential surface, ठीक है। यानी कि इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल, क्या होगा, पोटेंशियल। क्या इक्वल होगा, तो पोटेंशियल इक्वल होगा। एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल हर जगह सेम हो, उसको क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल हर जगह सेम हो, उसको क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, ठीक। उसके बाद
हर चार्ज के लिए, अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग इक्विपोटेंशियल होगा, अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। देखिए जैसे फर्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो? पॉइंट चार्ज, तो एक यदि पॉइंट चार्ज लेते हैं ये, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो होता है क्या? सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? आउटवर्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the equipotential surface. Direction of the electric field is perpendicular to equipotential surface. Always equipotential surface. अब जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके बारे में थोड़ा समझ लें। यानी कि ये जो पॉइंट चार्ज हमारा यहां पे है कोई, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है? E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल V बाई डेल R, एक ये होता है। अब एक चीज और देखिए, V इज इक्वल टू क्या होता है? KQ बाई R। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या कर रहा है? पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो चार्ज और ये तो कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ होता है, और चार्ज भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो बचा कांस्टेंट करने के लिए क्या? डिस्टेंस, जो R डिस्टेंस पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम। ये इनकी डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, तभी तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तभी तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो कैसा बनेगा? तो बनेगा कंसेंट्रिक सर्किल। क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। तो ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका हर लोकस ऑफ द सरफेस दैट ऑल पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन है हमारा, दूसरा कंडीशन क्या है हमारा? दूसरा कंडीशन है कि स्फेरिकल चार्ज होगा तब क्या होगा? चार्ज यदि स्फेरिकल है तो चार्ज यदि स्फेरिकल है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? क्या बनेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो
एक स्फीयर बना लीजिए, पहले देखिए स्फीयर बना, एक स्फीयर है। स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या यूज करते हैं? दो तरह का स्फीयर होगा, एक तो हॉलो स्फीयर होगा, एक तो सॉलिड स्फीयर होगा। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर का बात यदि करते हैं, ठीक है, या सॉलिड स्फीयर का बात करते हैं, तो क्या होता है किसी भी चीज के लिए V = kq/r। ठीक है, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस चार्ज के लिए, वो क्या होगा? वो भी होगा क्या? स्फीयर। क्या होगा? स्फीयर ही होगा। क्या होगा? स्फीयर होगा, क्योंकि इसका जो सरफेस पे जो चार्ज बन रहा है, सरफेस पे जो चार्ज बन रहा है, उस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसके ऊपर, वो क्या होगा? वो कांस्टेंट करने के लिए क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा? डिस्टेंस कांस्टेंट करना होगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब सेंटर से एक डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या? आर कांस्टेंट, यानी कि उसका सरफेस के ऊपर एक और स्फीयर बन रहा है, एक और स्फीयर बन रहा है, एक और स्फीयर बन रहा है। तो हर एक डिस्टेंस पे जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं स्फीयर बना बना करके, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होते चला जा रहा है? सेम होते चला जाएगा, सेम होते चला जाएगा, कांस्टेंट पोटेंशियल निकलेगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा ये बात याद रखना होगा, हमेशा ये बात याद रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है यहां पे P1, यहां पे P2, तो यहां से यहां तक जितना बार गए डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो V = क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या होगा? QV। तो जब यहां से यहां का पोटेंशियल सेम है, यहां ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इस यहां से यहां तक कहीं भी चल जाएंगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो जब स्फेरिकल चार्ज का बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्फेरिकल चार्ज का बात करते हैं, सरफेस पे मूवमेंट जब होने लगता है, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल हमारा सेम होगा, तो हमारा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा V जो है वो क्या होगा? 0 होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डेल्टा W = Q डेल्टा V, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट। क्योंकि V जब कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा? इस कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए? लाइन चार्ज के लिए। एक लाइन चार्ज बनाइए। तीसरा कंडीशन क्या है? लाइन चार्ज। आज हम आपको एक होमवर्क देने वाले हैं, वो आप होमवर्क करके देखिएगा, ट्राई करके। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को आज देने वाले हैं, जो अगला लेक्चर के लिए हम डिस्कस करेंगे, आप उसको करके देखिएगा। लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज है एक, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसा?
इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा सिलेंड्रिकल। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। देखिए कैसे, यहां से यहां डिस्टेंस पे इस डिस्टेंस पे हम लोगों का जो पोटेंशियल है वो सेम करना है। तो कैसा सरफेस बनेगा? कैसा सरफेस बन रहा है? सिलेंड्रिकल बन रहा है, बन रहा है ना सरफेस। इस सरफेस के चारों ओर जो सिलेंडर बन रहा है, मेरा बात एक बात ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये बॉटल है, ठीक है, ये कैसा शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में। और इसके अंदर एक लाइन चार्ज यदि यहां पे हम डालते हैं, यहां पे यदि ये डालते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, तो इसके चारों ओर जो एरिया, इसके चारों ओर जो एरिया डेवलप हो रहा है वो कैसा डेवलप हो रहा है? इस डिस्टेंस पे सिलेंड्रिकल डिस्टेंस। इस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सिलेंड्रिकल। तो लाइन चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा आएगा वो कैसा आएगा? सिलेंड्रिकल आएगा। क्योंकि इस पे जो, इससे जो डिस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा है, उसका जो सरफेस हमारा बन रहा है वो कैसा सरफेस बन रहा है? सिलेंड्रिकल बन रहा है। एक बार हम और आपको बता रहे हैं, ये 3D व्यू बता रहे हैं आपको। ये लाइन चार्ज के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो 2 डायमेंशनल में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो ये बीच में है, ये जो हमारा मार्कर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? बीच में है। तो ये बीच में है और हर एक पॉइंट के डिफरेंट पॉइंट से, इस पॉइंट से और आगे बढ़ते जाएंगे एक सिंपल, तो किस तरह का बन रहा है? चारों तरफ से इसको घुमा करके देखिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ऐसे घूमते आ रहा है। तो कैसा बन रहा है? सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। ऐसे ऐसे घुमा करके देखिए चारों तरफ, पूरा नीचे तक आएंगे तो कैसा बन रहा है? सिलेंड्रिकल बन रहा है। तो लाइन चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा होगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा? लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा? लाइन चार्ज के लिए जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा? वो होगा हमारा सिलेंड्रिकल। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये सब जो आपको बात हम बता रहे हैं, ये सारा बात नीट में, जेईई में सारा मेन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछता है। लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? पॉइंट चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? ये सारा बात आपको पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है कि नन ऑफ द अबव। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाएगा। उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको स्फीयर के लिए पूछ सकता है, लाइन चार्ज के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अब हम, और हमेशा याद रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर है? अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। आपके साथ जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्जेस, 1 चार्जेस इज नेगेटिव, 1 चार्जेस पॉजिटिव। डाइपोल a combination of 2 charges having 1 is positive and 1 is negative. Clear है? तो क्या कहता है डिफिनीशन? A combination of 2 charges plus q and minus q separated by a small distance d, separated by a small distance d। तो ये देखिए मेरा बात, एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों चार्जों के बीच में यदि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d हो तो जो हमारा डाइपोल होता है, डाइपोल उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डाइपोल का मैग्नीट्यूड होता है d।
यानी कि डाइपोल को हम P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब हम पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जब डिस्प्लेसमेंट होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट डी लिखेंगे। और जो ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और जो ये जो लाइन चार्ज एक दूसरे को जोड़ रहा है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो डाइपोल को जोड़ रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डाइपोल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? डाइपोल एक्सिस। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है यदि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो? सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी। यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में यदि कोई सेपरेशन डी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। और डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? Q इंटू डी। क्या होता है? Q इंटू डी। क्लियर है? ठीक है। अब हम डाइपोल के बारे में बात करेंगे कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। क्या करेंगे? डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या हमारा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये हमारा आज का टॉपिक है। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है ये हमको आज निकालना है। आज हम यही डेरिवेशन करने वाले हैं। तो डाइपोल क्या होगा? क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन यदि डी है, क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, तो ये क्या हो गया? हमारा डाइपोल हो गया। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि हमको इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? वो है O। क्या है? मिड पॉइंट A है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? सेपरेशन है D। ठीक। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है P पॉइंट है एक दिया हुआ, एक P पॉइंट दिया हुआ है R डिस्टेंस पे। P पॉइंट दिया हुआ है R डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे इस डाइपोल के लिए क्या निकालना है? हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। ये क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस चार्ज के साथ जो है इसको मिला देंगे और इस चार्ज के साथ इसको मिला देंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं कि A है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि B। ठीक है? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन और दिया हुआ है, ये क्या है? D और ये क्या है? R वेक्टर है। OP इज इक्वल टू R। एक चीज, दूसरा चीज दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू D। क्लियर है? O is a midpoint of AB. O is a midpoint of AB. एंड तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? तीसरा कंडीशन दिया हुआ है R is much much greater than D. R is much much greater than D. यानी कि बहुत दूर है। इसके कंपैरिजन में ये बहुत दूर है ना।
क्या है, इसके कंपैरिजन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर, लगभग इनफाइनाइट कर सकते हैं, कंपैरिजन में इनफाइनाइट डिस्टेंस कर सकते हैं। तो एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि एक पॉइंट ए से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए डैश, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी डैश। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी डैश। देखिए हम जो आपको बता रहे हैं वो हम आपको तरीका, वो हमेशा आप याद रखिएगा, शॉर्टकट तरीका हम आपको नहीं बताते हैं, हमेशा आपको एकदम फाइनेस्ट डेरिवेशन बताते हैं, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा मेरा बात, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2, ये भी हो जाएगा d/2, मिडिल पॉइंट पे है तो d/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का वर्क करते हैं यहां। अब क्या होगा, AP इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, AP इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, A'P। कैसे, AP इजिकल टू AP इजिकल टू A'P, कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है लगभग इसके बराबर में होगा, क्यों, AP का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, A'P के लगभग बराबर होगा। क्यों लगभग बराबर होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ये जो डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ना, क्या है, नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AP इजिकल टू A'P, और A'' क्या है, AO ना, लिख सकते हैं OP प्लस A'(O) लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ना, क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं OP इजिकल टू क्या है, R है, OP इजिकल टू क्या है, R है, और ये क्या है, AO cos थीटा लिख सकते हैं, AO cos थीटा। इसका कंपैरिजन इधर आया, इसका कंपोनेंट इधर आया, तो क्या लिखते हैं, AO को AO cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, इजिकल टू R प्लस D/2 cos थीटा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्या नहीं होना चाहिए कि हम आपको बार बार यही बात बता रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी पैरेलल हो जा रहा है, इनफाइनाइट लगभग चला जा रहा है। तो इसके डिस्टेंस को हम, ये जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है यहां से वहां तक का, AP से AP का बराबर जो हम A'' ले रहे हैं वो स्लाइटली डिफरेंस है, यानी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों लगभग बराबर है, क्योंकि P जो है फार अवे है, क्या है, फार अवे है। तो उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, BP इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, BP इजिकल टू B''P, क्या लिख सकते हैं, BP इजिकल टू B''P, ठीक है। लगभग क्या है, फार अवे है, तो डिस्टेंस हमारा वही हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, BP' को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP माइनस B'(O) लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R माइनस, क्या लिख सकते हैं, R माइनस OB cos थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे R माइनस D/2 cos थीटा। ये हमारा क्या आ गया, BP आ गया,
इसको आप नोट करिए, ये हमारा AP आ गया। क्लियर है? ये हो गया हमारा डाइपोल के लिए इतना काम। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बताने वाले, मिटाने वाले। ठीक है, ये दो चीज का काम है, AP और BP, इससे अलावा कुछ भी काम नहीं है। तो हमारा क्या क्या आया? हमारा आया AP इज इक्वल टू R प्लस D/2 cos थीटा, और BP बराबर क्या आया? R माइनस D/2 cos थीटा। ये दो चीज आया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे नेगेटिव चार्ज के कारण इस पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पे कितना पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? VBP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VBP इज इक्वल टू KQ/R, डिस्टेंस जो R होता है तो क्या होता है? K इंटू Q डिवाइडेड बाई R, क्या है? प्लस चार्ज के लिए BP ना। तो BP का वैल्यू क्या हो जाएगा? BP का वैल्यू क्या निकाले हैं? BP का वैल्यू निकाले हैं KQ डिवाइडेड बाई R माइनस क्या निकाले हैं? R माइनस D/2 cos थीटा, D/2 cos थीटा, यही निकाले हैं ना BP। तो क्या हो जाएगा? VBP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस D/2 cos थीटा। ये हमारा आ गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम नेगेटिव चार्ज के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेगेटिव चार्ज, इसके लिए निकालेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी यहां पे चार्ज है तो क्या हो जाएगा? VAP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/R, यही होता है फॉर्मूला। यानी कि यहां पे K क्या है, Q क्या है और R क्या है? R क्या है? AP। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? VAP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया K इंटू Q डिवाइडेड बाई AP क्या है? R, क्या है? R प्लस D/2। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, माइनस चार्ज करेंगे, माइनस ले लेंगे। अब हमारा VAP क्या आ गया? VAP आ गया नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई R प्लस D/2 cos थीटा, क्या आ जाएगा? D/2 cos थीटा। ये हमारा आ गया VA और ये आ गया VP, जो कुछ पीछे निकाले हैं, इसको नोट कीजिए। अब क्या होगा? अब होगा कि दोनों डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल कर देंगे ऐड। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा VAP प्लस VBP। ठीक है, तो VAP क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव में है, क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई R प्लस D/2 cos थीटा प्लस, ठीक है, इसको देते हैं जरा, तो क्या आ जाएगा? प्लस VBP क्या निकाले हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस D/2 cos थीटा, यही निकाले हैं ना। अब हम ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन, तो क्या आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो क्या आया? 1/R माइनस D/2 cos थीटा माइनस 1/R प्लस D/2 cos थीटा, ये आ गया। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम क्या हो गया? R स्क्वायर माइनस D²/4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया एलसीएम। तो क्या हो जाएगा एलसीएम के ऊपर में? R प्लस D/2 cos थीटा माइनस R प्लस D/2 cos थीटा। ठीक है, तो यह अभी चीज देखिए क्या है? R मच मच ग्रेटर देन D है, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला पोर्शन नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ऊपर में क्या बचेगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आते आ रहा है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा,
तो क्या आ रहा है, ये नेगलेक्ट कर देंगे और क्या क्या कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, d बाई 2 cos थीटा, d बाई 2 cos थीटा, d cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, q d cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, ये हो गया v p इक्वल टू, ये आ गया q d cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और q d क्या होता है, q d होता है डाइपोल, यानी कि क्या हो जाएगा, p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल निकल गया डाइपोल के कारण। जब हम आगे आएंगे तो आगे चर्चा बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।